हेलो एवरीवन, आज वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग IIT-JEM 2023 के लिए जो एक नया टॉपिक शुरू करेंगे वो है रियल एनालिसिस। और आपने देखा होगा पिछले 2-3 रियल एनालिसिस में हम लोग कैलकुलस को भी इन्वॉल्व करेंगे और इसमें जो 2 वेरिएबल लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और इंटीग्रेशन में भी डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, एरिया वॉल्यूम वगैरह से क्वेश्चन आते सारा इंक्लूड है इसमें। तो आप रियल एनालिसिस को आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 40+ मार्क्स की क्वेश्चन केवल इसी से आते हैं। रियल एनालिसिस में सारा इंक्लूड है, ओपन क्लोज जो भी रियल का पार्ट है, सीक्वेंस, सीरीज, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, सिंगल वेरिएबल की लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डबल वेरिएबल की लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, लैग्रेंज मल्टीप्लायर, सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। तो 40+ मार्क्स, और ये सारा का सारा आपने बीएससी में पढ़ा हुआ है। बीएससी अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो थर्ड ईयर में कुछ चीजें आप जो पढ़ेंगे अभी वो है, अदरवाइज बेसिक फर्स्ट ईयर में भी आपने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा हुआ, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह पढ़ा हुआ है, सेकेंड ईयर में रहा हो गया कहीं पे। तो सारी चीजें आप पढ़े हैं, मींस 40+ मार्क्स। और जो कट ऑफ आता है इसका, कट ऑफ मैक्सिमम 25-27 मार्क्स तक जा सकता है कट ऑफ। तो अगर आप 40+ मार्क्स एग्जैक्ट सही करते हैं तो भी कर लेंगे। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये कंप्लीट करने के बाद वहां पे अप्रॉक्सीमेट 15+ मार्क्स के क्वेश्चन आते जाते हैं, कभी कभी 18 के भी आ जा रहे हैं, 12 के आ जाएंगे। तो इन दोनों टॉपिक को अगर आपका लीनियर आपको एकदम समझ में नहीं आता, ग्रुप थ्योरी आपको एकदम समझ में नहीं आता, और इफ यू आर न्यू कमर्स मींस आपने अभी फॉर्म भरा और इसके बाद आप नोट बनाए कि अब हमको तैयारी करना है, तो आप इन 2 टॉपिक को फोकस कर जाइए तो भी सिलेक्शन हो जाएगा अच्छी रैंक से। अदरवाइज आप रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा को फोकस कर जाइए तो भी आपका सिलेक्शन एक अच्छी रैंक से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी एक को टारगेट किया जाए, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर इसे टारगेट किया जाए और इन सब के 50-50% भी तैयार कर लिए जाए तो भी एक आप अच्छी रैंक में होंगे। तो आज जो रियल एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक अपने फर्स्ट बैच में ग्रुप थ्योरी कंप्लीट हुआ, लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हुआ। आज हम लोग तो जो कंप्लीट टॉपिक है उसमें आप अप्रॉक्सीमेट 30 के आसपास के मार्क्स जो है वो आपने पढ़ा हुआ है। अभी जो हम लोग शुरू करेंगे रियल एनालिसिस, इससे सारा इंक्लूड रहेगा, कैलकुलस वगैरह सारा, अप्रॉक्सीमेट 40+ मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी सारा मिला दिया जाए तो आप अप्रॉक्सीमेट जो है, कम से कम की बात हम कर रहे हैं, तो वहां से आप 70 से 75 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो रैंक लाना आसान है, क्वालिफाई करने के बारे में ही नहीं सोचना क्यों। तो आज रियल एनालिसिस की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे नेबरहुड की। नेबरहुड किसे कहते हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ओपन सेट की, क्लोज सेट, इसके बाद कनेक्टेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट, कॉन्वेक्स सेट, फिर लिमिट पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, लिमिट पॉइंट एंड एक्सटीरियर, इंटीरियर, बाउंड्री पॉइंट, और इसमें और भी बाउंड्री पॉइंट, एड्रेंट पॉइंट, एक्युमुलेशन पॉइंट, ये सारी चीजें आपको बड़ी क्लियर कट एक्सप्लेन की जाएंगी। इसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे, बाय नेम तो इंक्लूड नहीं है आपके सिलेबस में, बट आपको पढ़ाया जाएगा काउंटेबिलिटी वगैरह, कि किसी सेट को कब आप काउंटेबल करते, कब आप उसको अनकाउंटेबल बोलते। इसके बाद जो है सिंगल वेरिएबल, ये कैलकुलस रहेगा सिंगल वेरिएबल, और सिंगल वेरिएबल की कैलकुलस में आप सारा का सारा जो लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, वो सारा पढ़ेंगे आप। एंड डबल वेरिएबल में आप लिमिट
कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और कभी कभी ऐसा हुआ कि नहीं आता तो आ जाता। जैकोबियन, मैक्सिमा मिनिमा, लैग्रेंज मल्टीप्लायर, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगे इसमें। फिर हम लोग बात करेंगे डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन एंड लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। और इसके बाद हम लोग इसमें रीमान इंटीग्रेशन को भी पढ़ेंगे। तो जितने भी इंटीग्रेशन से है सारा आप पढ़ेंगे इसमें। तो रियल एनालिसिस में जो नेबरहुड है, आज हम लोग पहले उस पॉइंट पे बात करते हैं कि नेबरहुड का मतलब है क्या। और आप अपने दैनिक जीवन में भी देख रहे होंगे, जैसे पूछा जाए कि आपका पड़ोसी कौन है, ना? आपका पड़ोसी कौन, तो आप जो पड़ोसी है ना, जो आसपास के सटे मकान है उन्हीं लोगों को बताएंगे। आप जो आपके आसपास हैं, आप उन्हीं लोगों को बताएंगे कि यही आपके पड़ोसी हैं। बट मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि आपके पड़ोसी बस वही है जिनका मकान आपसे सटा हुआ आपके मकान से। तो पड़ोसी नेबरहुड उस पॉइंट के अराउंड की बात की जाती है। जैसे कि आ गया कि लेट P be a point, then its epsilon neighborhood NBD, हम लोग इसका शॉर्टकट NBD नेबरहुड के लिए यूज होता है एब्रिविएशन। तो देन इट्स एप्सिलॉन नेबरहुड इज P minus epsilon to P plus epsilon। अब ये जो एप्सिलॉन आप इसको बोलते हैं, आप बोलते कि हमारे बड़े नजदीकी हैं, ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, ये हमारे बहुत ही दूर के रिश्तेदार हैं, या मेरे मित्र के मित्र के मित्र के मित्र हैं। इस तरीके से आप बोलते हैं। इसका मतलब आप एप्सिलॉन पे प्रेशर डाल रहे हैं। एप्सिलॉन है क्या? एप्सिलॉन नेबरहुड का मतलब ये हुआ, जैसे हम लोग एक एप्लीकेशन लेते हैं कि लेट P is 1 and epsilon is 0.1, सही। P is 1 and epsilon is 0.1, तो जो इसका नेबरहुड होगा 1 minus 0.1 and 1 plus 0.1, ये हो जाएगा 1 माइनस कर दीजिए 0.99 and 1.1, ये नेबरहुड हुआ 1 का। तो 1 का मींस 0.99 से जितने बड़े हैं 0.99999999 सब इसके अंदर है, और 1.1 से जितने छोटे हैं बट इससे बड़े इसके बीच में। अब अगर आपने एप्सिलॉन को लिया 0.2, तो 1 माइनस 0.2 1 प्लस 0.2, ये हो जाएगा आपका 0.98 एंड 1.2, दूसरा नेबरहुड। तो दूसरा वाला भी 1 का नेबरहुड है, ये भी 1 का नेबरहुड है। अब जैसे एप्सिलॉन को और छोटा कर दिया जाए, नहीं आप इन जनरल बोलते कि बहुत ही करीब, अरे बड़े दिल के करीब है ना, टेंस टू 0, तो लेट एप्सिलॉन इज 0.0001, 4 times 0 and 1, तो 1 minus 0.00001 and 1 plus 0.00001 and this is 0.99999 and 1.00001, ये भी 1 का एप्सिलॉन नेबरहुड है। तो जो नेबरहुड है वो इसमें भी डिपेंड करता है कि एप्सिलॉन आप कितना ले रहे हैं। तो फिलॉसफी ये करती है ना, उदाहरणतानां तु वसुधैव कुटुंबकम, मींस टेक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड टेंड्स टू इंफिनिटी, मींस सारा का सारा वो कहते हैं तु वसुधैव कुटुंबकम सारा उदाहरणतानां, मींस एप्सिलॉन को टेंड्स टू इंफिनिटी कर दो तो 1 का जो नेबरहुड होगा पूरा का पूरा आ जाएगा। इसका मतलब आप कहते हैं कि देश हमारा है। फिर अगर एप्सिलॉन को टेंड्स टू इंफिनिटी किया जाए तो आप बोलेंगे कि सब कुछ हमारा है या हम सबके हैं। तो टेंस तो इस पे डिपेंड करेगा। आप इसको लाइफ में मैथमेटिक्स कोई पढ़ा हो या ना पढ़ा हो,
रियल एनालिसिस पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, बट वो इस शब्द का यूज करता है कि मेरे बड़े करीबी हैं, मेरे दूर के हैं, बहुत लेना देना नहीं है, अरे तो मेरे घर के बगल में ही रहते हैं। अब जो नेबरहुड आर में है, आर में कैसे बिहेव करेगा, क्या लेंगे, R2 में क्या लेंगे, R3 में क्या लेंगे। तो जो आर का नेबर, हम लोग ये आर के नेबरहुड की बात कर रहे हैं, ये जो पॉइंट 1 है p is equal to 1, ये p belongs to this r सेट R3, ठीक है। अब अगर आप एप्सिलॉन को ऐसा कर लेते, देखिए एक बार, लेट एप्सिलॉन इज 1000, तो जो एप्सिलॉन नेबरहुड होगा 1 माइनस 1000, 1 प्लस 1000 एंड दिस इज कितना जाएगा, माइनस 999 एंड 1001, ये भी 1 का नेबरहुड है। तो आप जब डेफिनेशन लिखेंगे ओपन सेट वगैरह की, तो धीरे धीरे आप क्या करेंगे, क्लोज की बात नेबरहुड में जब लिया जाएगा। ये तो R में रहा, लेकिन अगर हम लोग R2 में बात करें, अब आप इस बोर्ड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये व्हाइट बोर्ड है, इसको आप एकदम ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हम लोग इसकी बात करें। ये R2 में अगर आप हैं तो x एक्सिस, y एक्सिस, अब कोई पॉइंट यहां पे लेंगे P, तो इस P का जो नेबरहुड है यहाँ भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, ये सारे इसके नेबरहुड है, नेबरहुड में है ना। तो इसलिए जब आप R2 में होते हैं तो किसी पॉइंट का जो एप्सिलॉन नेबरहुड होता है वो ओपन डिस्क होता है, अब इंटरवल नहीं रहेगा। तो इन R2 एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ P belonging to R2 is open disk centered at P with radius epsilon, centered at P with radius epsilon, epsilon या epsilon से छोटा। डिस्क की बात हो रही है, विथ रेडियस, हम लोगों ने लिखा ना डिस्क, डिस्क लिख दिया, इसलिए लेस आर इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। मींस आप इसकी बात कर रहे हैं कि अब अगर ऐसा आप लेते हैं P, तो P को लिखेंगे कि लेट दिस P इज xy या x1 y1, ध्यान से देखिएगा, x1 y1, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, लेट दिस P इज x1 y1। अब x1 y1 कोई पॉइंट यहां पे लिया जाए xy, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस और इसको आपने एप्सिलॉन ले लिया है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, अंडर रूट, है ना, अंडर रूट लिखेंगे ना, डिस्टेंस बिटवीन P एंड टेक डिस्टेंस Q, तो PQ कितना हो जाएगा, अंडर रूट x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है लेस देन एप्सिलॉन, तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, मींस आप लिख सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू, साइन भी आप लगा देंगे, हम लोग डिस्क की बात कर रहे हैं। और जब ओपन डिस्क की बात करेंगे, यहाँ देखिए ओपन डिस्क, डिस्क में इक्वल टू साइन लग जाएगा, पर जैसे ओपन डिस्क की बात करेंगे तो बाउंड्री क्या होगी, इसकी हट जाएगा। मेरी बात पकड़ रहा है आप लोग। डिस्क की बात करेंगे तो इनसाइड के सारे पॉइंट लिए जाएंगे, बाउंड्री भी ली जाएगी, लेकिन ओपन डिस्क की बात करेंगे, एप्पल, एप्पल देखा एप्पल ना, अब देखना इक्वेशन इररिलेवेंट है, एप्पल देखा है कि नहीं, सेब उसका छिलका हटा देना, संतरा ऑरेंज उसका छिलका हटा देना, ओपन कर दो, है ना। तो ये जो है ओपन, अब इसमें आप स्क्वायर करेंगे x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन, ये रहा। तो जब भी R2 में हम लोग नेबरहुड की बात करेंगे तो क्या करेंगे, ओपन डिस्क लिया जाएगा, ठीक है ना। अब अगर आप R3 में हैं, इस बोर्ड में तो R3 बनेगा नहीं, आप R3 में हैं, आप ये कंसीडर करिए कि जैसे एप्पल लिया, एप्पल के बीच में नहीं पीस होता है, कट करते हैं, उसको सेंटर मान लीजिए, और सेंटर मान करके उसको देखा, ऊपर का छिलका हटा दीजिए, बाउंड्री उसकी हटानी है,
तो बाउंड्री जब हटाएंगे तो क्या होगा, ओपन स्फीयर हो जाएगा। तो इन R3 एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ P belonging to R3 is open ball or open sphere। ये ओपन बार होगा या फिर ओपन स्फीयर होगा। और इसका जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो x माइनस x1 प्लस होल स्क्वायर y माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 होल स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। स्फीयर का इक्वेशन और सॉलिड स्फीयर जो है वो दोनों अलग अलग होगा। स्फीयर का इक्वेशन आप लिखते होंगे ना, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर। These two are two distinct, ये अलग है ये अलग है, ठीक है ना, ये और ये दोनों क्या है, अलग अलग है। ये डिस्क की बात हो रही है, सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है, ओपन सॉलिड स्फीयर, और ये क्या है, हॉलो स्फीयर मींस खाली है। वो फुटबॉल देखा है ना, फुटबॉल की तरह ये मींस अंदर उसके कुछ है नहीं, बस जस्ट उसकी बाउंड्री ली जाए। तो 3 डायमेंशन में आप होंगे तो ओपन स्फीयर की बात करेंगे। सॉलिड, ओपन सॉलिड स्फीयर, आप इसको लिख लेना ओपन बॉल, ये सॉलिड मींस अंदर भरा हुआ, वो उसकी बात कर रहे हैं, केवल स्फीयर की बात नहीं है। इसके बाद आप 4 डायमेंशन में चले जाइए तो x माइनस x1 होल स्क्वायर y माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 होल स्क्वायर प्लस t माइनस t1 होल स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। अब ऐसे अगर आप बढ़ते चले जाएं 5th डायमेंशन में, तो 5th डायमेंशन में जो आप वेरिएबल है तो उसको नाम दीजिए x1 x2 x3 x4 x5, और जो फिक्स सेंटर है जिसका नेबरहुड लेना है उसको नाम दे दिया T1 T2 T3 T4 T5। तो अगर आप R5 में एप्सिलॉन नेबरहुड लिखना चाह रहे हैं, ये इन R5 एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ P is equal to P belonging to R5, let P is T1 T2 T3 T4 and T5 एंड Q कोई पॉइंट लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, और इसको P कर लिया जाए। Q है x1 x2 x3 x4 x5 एलिमेंट का R5, ये फिक्स है। ये जो P है फिक्स है, सेंटर है R5 का। आपने कोई फिक्स पॉइंट लिया, आप फिक्स पॉइंट लेंगे तभी तो उसके नेबरहुड की बात करेंगे। तो आपने P को फिक्स पॉइंट लिया T1 T2 T3 T4 T5, मींस अगर आप इस T1 T2 T3 T4 T5 को नाम दे दें 1 2 3 4 5 तो भी लिख सकते। तो यहाँ से जब इसके ओपन मोटी 5th डायमेंशन में होगा, तो 5th डायमेंशन में है कि ओपन बाल है, ओपन स्फीयर, डायरेक्ट तो हम बोल नहीं पाएंगे। ये हो जाएगा दिस x1, ये x1 वेरिएबल है, n टपल की बात है, माइनस T1 प्लस x2 माइनस T2 प्लस x3 माइनस T3 प्लस x4 माइनस T4 होल स्क्वायर एंड प्लस x5 माइनस T5 होल स्क्वायर लेस देन x1। तो अगर आप T1 T2 T3 T4 T5 को 1 2 3 4 5 टाइप से नाम दे दें, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, ये से let this point P is 1 1 2 3 4 5, then write this as 1, this as 2, this as 3, this 4 and 5 less than एप्सिलॉन स्क्वायर। ये भी तो नेबरहुड लेते समय आपको ध्यान रखना, R में है तो इंटरवल ओपन इंटरवल, R2 में तो ओपन डिस्क, R3 में सॉलिड ओपन बॉल या सॉलिड ओपन स्फीयर, R4 R5 R6। तो जैसे ही अब हम लोग ओपन सेट की बात करेंगे
आप एक छोटी सी डिफिनेशन बस देखना आज, इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। और इसके यूट्यूब पे भी क्लासेस पढ़ी हैं ओपन सेट वगैरह पे, अब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा वहां से। कि ओपन सेट लेट जी बी नॉन एम्प्टी सेट। हम लोग नॉन एम्प्टी की बात कर रहे हैं, एम्प्टी भी ले सकते, एम्प्टी इज ओपन एंड क्लोज बोथ, और दोनों होता है। एम्प्टी सेट फाई इज ओपन एंड क्लोज बोथ। तो लेट जी बी नॉन एम्प्टी सेट if for every p belonging to G, if for every p belonging to G means G के इसके कई तरीके से डिफिनेशन है, ठीक है ना, कि ओपन सेट इज ओपन नेबरहुड, कि नेबरहुड की ओपन इंटरवल इज ओपन सेट, ऐसे भी लोग बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं किसी पॉइंट का जो एप्सिलॉन नेबरहुड है फुली कंटेन्ड हो। If for every p belonging to G, its epsilon neighborhood containing p is fully contained in G. Epsilon neighborhood containing p is fully contained in G. fully contained होना चाहिए, जिसे डूब जाना जिसको आप बोलते हैं। डूब जाना अलग चीज होती है, फुली कंटेंट। जैसे आपने पानी में पत्थर मारा और डूब जाएगा, बट पानी में आप जैसे कोई बाल मारते हैं तो जरूर नहीं कि डूब जाएगा, जरूर बाल पर डिपेंड करेगा। सॉलिड है तो डूब सकता है आर्किमिडीज के सिद्धांत से, अगर उसके द्वारा हटाया गया जब जो पानी है उसका भार उसके भार से कम होगा तो डूबेगा, और अगर उसके भार से ज्यादा हुआ तो ऊपर ले आएगा। तो G भी नॉन एम्प्टी सेट if for every p its epsilon, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नेबरहुड है ना ये छोटा है, here epsilon is greater than 0 but tends to 0, ये ध्यान रखना इस डिफिनेशन है ना। कई बुक में अलग अलग डिफिनेशन है, सारी डिफिनेशन आपको लिखवाई जाएगी, सबके क्वेश्चन बताए जाएंगे। क्योंकि एप्सिलॉन नेबरहुड में क्या है कि वो टेंस टू 0 लेना है, अदरवाइज आप आगे जाके देखेंगे जैसे एप्सिलॉन नेबरहुड ले तो सारा का सारा जैसे n में सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 3 का एप्सिलॉन नेबरहुड लिया जाए और लेट एप्सिलॉन इज 100, तो 100 कर दिया तो इधर माइनस साइड से आकर के इधर 97 तक कंटेन कर लेगा वो, तो उसकी बात नहीं रहे एप्सिलॉन टेंस टू 0 मींस नेबरहुड है फुली कंटेन्ड होना चाहिए जी के अंदर, तभी जी को आप ओपन सेट कहेंगे। जैसे आपने एक चीज सुना होगा, लोग बोलते हैं कि अरे आइए खुला दरबार है, खुला दरबार मींस ओपन है, ओपन का मतलब जितने एलिमेंट उसके हैं उनका जो एप्सिलॉन नेबरहुड है फुली कंटेन्ड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल छोटा सा देखिएगा, फॉर लेट G बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आप एकदम ध्यान से देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और अभी आपको पता चलेगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ओपन सेट नहीं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, एज यू नो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, और ऐसा कहा जाता है कि ये प्रकृति ने दिया मींस इट इज गिवन बाय गॉड, प्राकृतिक संख्या। तो डॉट डॉट डॉट, अब इसमें अगर आपने p को 3 ले लिया एंड लेट एप्सिलॉन इज 0.1, इट्स एप्सिलॉन नेबरहुड कंटेनिंग p इज फुली कंटेन्ड। फुली कंटेन्ड का मतलब हुआ कि उस एप्सिलॉन नेबरहुड का कोई एलिमेंट है। जैसे आप कभी बस से यात्रा किए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस में अक्सर लिखा रहता है कि शरीर का कोई भी अंग खिड़की से बाहर न निकाले, तो अगर आप खिड़की से बाहर निकाले तो फुली कंटेन्ड नहीं है। आप हाथ बाहर निकाले और दूसरी बस आई हाथ लेके चली गई, होता है ना ऐसा टक्कर। तो फुली कंटेन्ड का मतलब है कि आप उसमें हैं, जैसे डब्बे के अंदर पानी, बॉटल के अंदर पानी,
फुली कंटेन्ड है। मेरे पास समझ में आ रहा है, फुली कंटेन्ड। तो P को ये लिया एप्सिलॉन दिस, आप देखिए P माइनस एप्सिलॉन एंड P प्लस एप्सिलॉन, दिस 3 माइनस 0.1, P प्लस 0.1, दिस इज 2.9 एंड दिस इज 3.1 आया। तो जब आपने एप्सिलॉन को 0.1 लिया, उस केस में जो 1 का 3 का नेबरहुड है, इस 3 का जो नेबरहुड है वो निकल के इतना आ गया। तो अगर एप्सिलॉन को बढ़ा सकते हैं 0.2, 0.3, 0.00001 और छोटा करिए 0.000000000 है ना, बार आप बोलेंगे 1। तो अब आप इसमें देखिए x is equal to 2.99 belongs to 2.9, 3.1, इसका नंबर होगा, एग्री कर रहा है, क्योंकि 2.99 is greater than 2.9, 2.9 means 2.90, 2.999999999999 is approximate to 1, approximate not equal to exactly नहीं। So here x is equal to 2.99 belongs to this, but 2.99 does not belong to set of natural number 1, 2, 3, क्योंकि 3 के बाद सीधे 4 है, 3.1 नहीं है, और 2 के बाद सीधे 3 है, 2.99 टाइप का कोई चक्कर इसमें नहीं है। तो इसका मतलब आपने ये कह दिया कि इट मींस दिस इंप्लाइज कोई सेट किसी सेट के अंदर फुली कंटेंट कब कहा जाता है, कोई सेट किसी सेट के अंदर फुली कंटेंट कब कहा जाएगा। जैसे देखिए A is x1, x2, x3, x4 and B is x2, x3, x4, x5, neither A is contained in B or B is contained in A, फुली कंटेंट की बात की जाए तो। लेकिन अगर इस B में x1 बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा, A is fully contained आएगा ना। तो फुली कंटेंट का मतलब कि A के सारे एलिमेंट B के एलिमेंट हैं, तभी फुली कंटेंट कहा जाएगा। दिस इंप्लाइज सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ओपन सेट। सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ इरेशनल, these are not open set। आप इस डिफिनेशन के थ्रू जा सकते हैं। इंटीजर, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ओपन नहीं है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज फुली कंटेन्ड इन सेट ऑफ इंटीजर, बट ऐसे आंसर नहीं देना है, तब वो भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा आंसर कदापि नहीं देना कि छोटा सेट ओपन नहीं है तो बड़ा सेट इसका सुपर सेट भी ओपन नहीं होगा, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर इज ओपन एंड क्लोज बोथ and n is contained in set of real number। तो रियल नंबर क्योंकि उसमें क्या होता है कि रियल नंबर में कोई भी रियल नंबर आप उठाएंगे उसका एप्सिलॉन नेबरहुड लेंगे फुली कंटेन्ड होगा। तो फॉर एवरी p belonging to set of real number its epsilon neighborhood is fully contained in R, this guarantee that set of real number is open set, but set of integer is not open set, yet it is fully contained in set of real number। तो कोई बड़ा सेट अगर ओपन है तो जरूरी नहीं कि उसका सबसेट भी ओपन हो। जैसे अगर कोई पेरेंट्स खुले दिल के हों तो जरूरी नहीं कि उनका बच्चा भी खुले दिल का हो सकता हो कंजर्वेटिव है ना, और कोई बच्चा अगर कंजर्वेटिव है तो जरूरी नहीं कि उसके फादर भी कंजर्वेटिव हो। नहीं, तो सेट ऑफ इंटीजर में 1 लिया, 1 का एप्सिलॉन नेबरहुड ले लीजिए, अब 1 का एप्सिलॉन नेबरहुड भी सेट ऑफ इंटीजर में फुली कंटेंट नहीं है। सिमिलरली 2, 3, 4, 5 नहीं, ये सारे नॉट ओपन है, बट सेट ऑफ रियल नंबर इज ओपन। आप डिफिनेशन के थ्रू कर सकते हो, इज ओपन सेट। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ओपन सेट, ठीक है ना। और ऐसे ये तो रहा आर के केस में। सिमिलरली हम लोग इस पे और भी चीजें देख सकते हैं। आप एक वीडियो पढ़ा होगा, उसमें एमजी के बीपी करके पुराना है 1 साल का, जिसमें ओपन सेट क्लोज सेट थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। आप वहां से देख पाएंगे इसको। और अगली क्लास में हम लोग फिर से इसमें क्लोज सेट, ओपन सेट को 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन तो जस्ट एक जनरेशन होगा।
जैसे कि एग्जांपल आप देखिएगा R2 के लिए कि अगर x लिखते हैं आप xy एलिमेंट ऑफ R2 सच दैट y x², ऐसा कर लिखा, तो इस सेट में क्या होगा कि ये आप लिख रहे हैं जो ये y x², पैराबोला है मींस x² y, तो इस सेट में वही पॉइंट रखे जाएंगे जो इस पैराबोला पे है, और इस पैराबोला के जितने भी पॉइंट है सब सेट के मेंबर है। तो अगर आप यहाँ पे लेते हैं पॉइंट P, लेट दिस इज योर पॉइंट P, तो इट्स एप्सिलॉन नेबरहुड इज ओपन डिस्क। R2 में जो एप्सिलॉन नेबरहुड है ओपन डिस्क है, तो बाउंड्री को छोड़ के ये सारे पॉइंट लिए जाएंगे, बट ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस कर्व पे नहीं है, इसका मतलब ये डिस्क कर्व में कंटेंट तो नहीं है, एंड दिस गारंटी दिस इज नॉट ओपन सेट, तो दिस इज नॉट ओपन सेट। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं, बट हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू। आपने आज देखा कि जैम को क्वालिफाई करना मात्र 60 दिनों का काम है, मीन्स मैक्सिमम 90 आवर्स प्रैक्टिस आप 4 से 5 घंटे करेंगे और एक अच्छी रैंक से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर का डर निकाल देंगे, डेयर टू ड्रीम विद ISM वाराणसी। थैंक यू।